हेलो क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। हमने ऑलरेडी एलसीआर सर्किट लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके थे, उसी का नेक्स्ट ये टॉपिक है। इसमें भी एक सिंपल सा टर्म है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो क्या होता है, हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट, बॉडी या फिर सिस्टम, हर एक सिस्टम क्या होता है, ऑसिलेट होता है। ऑसिलेट होते रहता है, वो हमें नहीं दिखता। तो हर एक सिस्टम क्या होता है, ऑसिलेट होता है और उसके ऑसिलेशन की कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी से वो हमेशा ऑसिलेट होते रहता है। ये हमें फील होगा या फिर नहीं होगा, ये हम बता नहीं सकते। कुछ चीजें हमें वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें वाइब्रेट होते हुए नहीं दिखते। लेकिन हर एक बॉडी जो हमें दिखती भी नहीं होगी वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट होते हुए, वो ऑसिलेट करती है। और ऑसिलेट करेंगी तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है ऑसिलेशन की, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। इसी के अंडर में एक नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। ये एलसीआर सर्किट है, लेकिन कैसे, ये सीरीज में है। देखो तीनों जो डिवाइसेस है हमने यहां पर कनेक्ट किए हैं सीरीज में। ये है इंडक्टर। इंडक्टर के रिएक्टेंस को, इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। और रजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। और यहां पर सप्लाई दे दिए हमने, अल्टरनेटिंग सप्लाई E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। अब इस केस में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसे हम खास करके इंपेडेंस बोले थे। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी पता है। इंपेडेंस जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनको हम दूसरे और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे R स्क्वेयर प्लस XL की जगह हम ओमेगा L लिख सकते हैं। XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, माइनस XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और इसका हो गया स्क्वेयर। अब यहां पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू पता है आप ऑलरेडी अपने को, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस पाई एन। और एन यहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। आप यहां पर इसे एन से डिनोट करो या फिर इसे आपने एफ से भी डिनोट किए तो भी चल जाता है। ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस पाई एफ। एफ क्या होता है यहां पर, फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या फिर कम हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है। ये जो ओमेगा दिखता है, ओमेगा में क्या है, ट्वाइस बाय एफ है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ओमेगा बढ़ेगा, मतलब ये ओमेगा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो देखो, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो क्या क्या बढ़ेगा, ये ओमेगा एल मतलब ही इन टर्म्स ऑफ एक्सएल बढ़ेगा। इंक्रीजेस, एक्सएल इंक्रीजेस। एंड अब देखो, ओमेगा सी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब ओमेगा बढ़ा। बड़े वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा ही आएगा, मतलब इसका 1 अपॉन ओमेगा से क्या हो जाएगा, आंसर छोटा, मतलब एक्स सी क्या हो जाएगा, छोटा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड एक्स सी डिक्रीजेस। जब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तब एक्सएल इंक्रीज होता है और एक्ससी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी मतलब एफ कम होगा, ओमेगा कम होगा, मतलब ओमेगा एल भी क्या हो जाएगा, कम होगा, मतलब एक्सएल क्या हो जाएगा, कम। इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एक्सएल डिक्रीजेस। एंड, और ये एक्सएल तो डिक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होने से, ओमेगा सी भी तो डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज, मतलब ही ओमेगा सी डिक्रीज। और कम वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, ज्यादा, मतलब एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। एंड एक्ससी इंक्रीजेस। ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है
एक्सएल बढ़ता है और एक्ससी कम हो जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है एक्सएल कम होता है और जो एक्ससी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा भी तो होता होगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती होगी, फ्रीक्वेंसी सेम। पहले हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ने की बात की, फ्रीक्वेंसी घटने की बात की। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तब क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कैसे है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो जो ओमेगा रहेगा, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एल, इन टर्म्स ऑफ एक्स एल, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, पहले हमने इंक्रीज डिक्रीज की बात की थी, सेम की बात करेंगे। उस केस में दोनों चीजें एक्सएल और एक्ससी कैसे हो जाएंगे, सेम, क्योंकि एक्सएल में ओमेगा है, एक्ससी में भी ओमेगा है। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो ये दोनों भी चीजें सेम होगी। व्हेन फ्रीक्वेंसी सेम, एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्ससी, मतलब इंडक्टिव कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब ये अगर दोनों सेम है तो इंपेडेंस की बात करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इंपेडेंस Z इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस, देखो एक्सएल और एक्ससी कैसे रहेंगे, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहने पर, तो एक्सएल और एक्ससी ये कैसे, दोनों सेम, सेम चीज से सेम चीज को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ क्या बचा, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर, मतलब Z इक्वल्स टू क्या बचा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर। Z इक्वल्स टू क्या बचता है, सिर्फ R। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो Z इक्वल्स टू R। इंपेडेंस क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, मतलब इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये सर्किट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ही रहेगा, प्योरली रेजिस्टेंस रहेगा। कब, जब एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा, एक्ससी होगा तब। और यही हम अगर सामने ले लेते हैं, इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी की हम बात कर रहे हैं, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। एक्सएल की जगह लिख देंगे ओमेगा एल इक्वल्स टू एक्ससी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये ओमेगा इंटू ओमेगा इधर में लेके जाते हैं और एल उधर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इंटू ओमेगा इधर में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन एल उधर में चले जाएगा तो हो गया एल सी। ओमेगा यानी क्या होता है, ट्वाइस पाई एफ, इसलिए उसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन हो गया एल सी। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एल सी। सिर्फ एफ की वैल्यू चाहिए है हमें, एफ स्क्वायर को रखेंगे, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी है, ये 4 पाई स्क्वायर इधर में मल्टीप्लाई है, उधर में डिवाइड चले जाएंगे, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या है, एल सी। सिर्फ एफ के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड में, तो एफ स्क्वायर का रूट एफ हो गया, और इसका रूट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 2, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर पाई, और अंडर रूट ऑफ एल सी एज इट इज लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, एल सी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई कब आई है, जब एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्ससी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एफ आर, और एफ आर मतलब क्या हो जाएगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम ऐसा बोल सकते हैं, इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताने के लिए जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, जो ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी होता है। फिर और एक चीज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंपेडेंस होता है वो प्योरली कैसे होता है, रेजिस्टिव होता है। और एक चीज अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि I इक्वल्स टू ई अपॉन क्या होता है,
R होता है। इस केस में रेजिस्टेंस है R, या फिर हम Z लिख सकते हैं, इसको Z भी लिख सकते हैं, या फिर E अपॉन क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम पिक वैल्यू की भी बात करते हैं तो I0 इक्वल टू E0 अपॉन Z, या फिर क्या हो जाएगा R, और यहाँ पर क्या हो गया, Z इक्वल्स टू R आ गया, Z इक्वल्स टू सिर्फ R। देखो Z इक्वल्स टू सिर्फ R बचता है, बाकी सभी चीजें हट गए, मतलब Z की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, कम। Z की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो अगर Z इज मिनिमम, Z की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, कम, क्योंकि ज्यादा की जो चीजें हैं वो हट गई, तो अपने आप R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम, मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम। तो Z की वैल्यू जब कम होगी, कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा, ज्यादा, इसलिए I0 इज मैक्सिमम। क्या बोलेंगे हम, I0 कैसा रहेगा, मैक्सिमम। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसके बोलने हैं किसके, सीरीज LCR के, तो हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज LCR में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR होती है 1/2 ये कब होती है, जब XL इक्वल टू क्या होता है, XC। इस केस में इंपेडेंस जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है। इस केस में Z की वैल्यू मतलब इंपेडेंस मिनिमम होता है। मिनिमम इंपेडेंस होने के कारण में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस केस में क्या होता है, जो भी हम अल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी, हम अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भी भेजेंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है FR नाम की, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है यही एक्सेप्ट होती है, और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। इस तरह से हम इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सेप्टर सर्किट। देख लो, ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया है मैंने, वो है रिजोनेंस कर्व फॉर सीरीज, मतलब इसी का ही ग्राफ ये अवेलेबल है। देखो ये जो ग्राफ है ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। तो ये जो ग्राफ है इसको अगर हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो देखो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 0 होगा, जैसे राइट हैंड साइड में जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और ऊपर में जाएंगे तो फिर करंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ में ग्राफ ऊपर में भी जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ में करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। एक ऐसा समय आ जाता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाती है FR नाम की, जिसे हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू यहाँ पर कैसे है, मैक्सिमम है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कैसे होती है, मैक्सिमम। देखो हमने ऑलरेडी लिखे हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद में भी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम कम होती जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस कर्व फॉर द सीरीज। अभी ये जो सर्किट हम देख रहे हैं वो है पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। इस केस में एक इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर। इंडक्टर का इंडक्टेंस L और ये क्या हो गया, कैपेसिटर। और यहाँ पर हमने जो अल्टरनेटिव सप्लाई प्रोवाइड किए हैं, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t अवेलेबल। अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर का करंट की हम इक्वेशन लिखते हैं इन इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2 होता है, क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग बिहाइंड होता है, पीछे रहता है। कितने से पीछे रहता है, π/2 से पीछे रहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस π/2 लिख दिया है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू I0 ये ठीक है। अब कैपेसिटर के भी केस में लिख लेते हैं, इन कैपेसिटर करंट क्या है यहाँ पर, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट सामने जाता है, लीड करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस π/2 लिख दिया है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अपने पास में अवेलेबल है। तो पहली इक्वेशन इंडक्टर के करंट की है, दूसरी इक्वेशन कैपेसिटर से जो करंट पास होता है उसकी है।
यहाँ पर पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। करंट की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग है। अब करंट की कंबाइन वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो फिर टोटल करंट I इक्वल्स टू, एक करंट क्या है इंडक्टर से पास होने वाला और दूसरा करंट क्या है कैपेसिटर से पास होने वाला। तो IL की वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये IL की वैल्यू, प्लस IC की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हम यहां पर I0 को चेंज कर सकते हैं, E0 अपॉन रेजिस्टेंस, ये सिर्फ इंडक्टर के केस का था इसलिए इसको हम XL लिख देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां से हम माइनस को बाहर निकाल रहे, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, माइनस साइन, फिर ये क्या है पाई बाय 2 को हम सामने लेते हैं और माइनस ओमेगा टी। देखो क्रॉस चेक अगर हम इसको करना चाहते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, माइनस इंटू माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, प्लस I0 को हम वैसा ही लिख सकते हैं, E0 अपॉन, ये किस चीज के लिए था, IC कैपेसिटेंस के लिए, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे उसका कैपेसिटर रिएक्टेंस XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, E0 अपॉन XL माइनस, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा, स्टार्टिंग का माइनस जैसे के वैसा, प्लस E0 अपॉन XC और साइन 90 प्लस थीटा वो भी क्या होता है कॉस थीटा। इन दोनों जगह पर अगर कुछ चीज सेम है तो वो क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस इसके साथ में रख देंगे, माइनस E0 अपॉन XL प्लस E0 अपॉन XC, और चलो कॉमन पीछे लिख लेते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिखना था, थीटा की जगह ओमेगा टी, यहां पर भी ओमेगा टी, तो क्या हो गया यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। ये माइनस वाली टर्म हम सामने ले लेंगे और हम यहां से E0 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो इस साइड में हम इसको यूज कर लेते हैं I इक्वल्स, ठीक है, ये चलो ये टर्म पीछे ले लेते हैं और इसको आगे, E0 अपॉन XC माइनस E0 अपॉन XL और cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, I इक्वल्स टू 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, E0 एज अ कॉमन हमने E0 cos ओमेगा टी को यहां पे रख दिया है। 1 अपॉन XC क्या होता है ओमेगा सी, तो I इक्वल्स टू ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन XL मतलब क्या था, XL मतलब ओमेगा L, 1 अपॉन XC ओमेगा सी, लेकिन सिर्फ XL मतलब क्या होता है ओमेगा L होता है, E0 cos ओमेगा टी। अब जब हमें रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है, हमने लास्ट केस में भी फाइंड आउट कर ली थी, जब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तब ओमेगा सी और ये ओमेगा एल, ये मतलब ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का आंसर क्या होना चाहिए 0, मतलब ओमेगा सी और 1 अपॉन ओमेगा एल सेम रहेंगे, तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर का आएगा 0। तो मिनिमम करंट की हम बात करेंगे, ये कैसे है पैरेलल में, यहाँ पर करंट कैसे होगा मिनिमम, इसके पहले जो हमने देखे था वो क्या था सीरीज में, वहां पर करंट की वैल्यू कैसे थी मैक्सिमम, तो पैरेलल के केस में करंट की वैल्यू मिनिमम रहती है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इस केस में करंट की वैल्यू मिनिमम होने के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट
ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, इन दोनों का आंसर कैसे चाहिए? 0 चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? ज्यादा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब यहां पर ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल। ओमेगा इंटू ओमेगा ले लेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? एल सी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एफ, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एल सी। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एल सी। एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर उधर में लेके जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एल सी। सिर्फ f की वैल्यू f इक्वल्स टू, इसका रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 1 1, अंडर रूट ऑफ 4 2, पाई स्क्वायर का रूट पाई और अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ये क्या होगी? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। वही सेम वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किए थे। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या आ गई? एल सी आ गई। तो यहां पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो करंट कैसे होता है? मिनिमम। करंट कैसे रहेगा? मिनिमम। तो I इक्वल्स टू कैसा रहेगा? मिनिमम। I मिनिमम रहेगा तो Z कैसे रहेगा? इंपेडेंस वो ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम। Z कैसे रहेगा? मैक्सिमम। और यहां पर जो भी हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी वो क्या करेगा? सिर्फ इस रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को ही रिजेक्ट करेगा। इस तरह से उसे हम कौन सा सर्किट बोलेंगे? रिजेक्टर सर्किट। और इस केस में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही रहेगी। तो पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना चाहेंगे तो फिर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होने के बाद में करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसी वजह से जो इम्पेडेंस रहता है वो कैसे रहता है? मैक्सिमम होता है। करंट की वैल्यू मिनिमम होती है और इम्पेडेंस कैसे रहता है? मैक्सिमम। करंट की वैल्यू मिनिमम आपको याद रखना है पैरेलल में रहेगी, और इसके पहले हमने सीरीज पढ़ ली थी, वहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो करंट की वैल्यू मिनिमम, इम्पेडेंस मैक्सिमम। और रिजेक्टर सर्किट इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसीज हम प्रोवाइड करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को वो रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको अलाउ करेगा। इसलिए इसे हम कौन सा सर्किट बोलेंगे? रिजेक्टर सर्किट बोलेंगे। और XL इक्वल्स टू हम XC ही बोल देंगे। फिर अगर इसका जो ग्राफ है, थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ एक ड्रॉ किए थे उस सर्किट के लिए, वैसा यहां पर भी ड्रॉ करेंगे हम। वर्टिकल एक्सिस पर करंट और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और जो ग्राफ रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो रहेंगी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जहां पर करंट की वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। उस फ्रीक्वेंसी को हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने के लिए जाएंगे तो फिर करंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये कौन सा सर्किट है? पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। ये जो पैरेलल रिजोनेंट सर्किट है वॉकी टॉकी में यूज करते हैं, और इसके पहले हमने जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट वगैरह फाइंड आउट कर लिए थे वो हम टीवी चैनल्स में, रेडियो चैनल्स के ट्यूनिंग में यूज करते हैं, और इसको हम वॉकी टॉकी रेडियो रिसीवर्स में यूज करते हैं। रेडियो रिसीवर मतलब वॉकी टॉकी वाली बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। ये अपने पास में एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है, आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में या फिर नोट्स में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरेड। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी की, लेकिन किसमें? पिकोफैरेड, मतलब कैपेसिटेंस की बात है। कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। फिर विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस, जिसका इंडक्टेंस कितना है? 101.4 माइक्रो हेनरी है। ठीक है। फिर बोला है टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, और ये ऑसिलेट करेंगे कितने की फ्रीक्वेंसी से?
1 मेगाहर्ट्ज इतने फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेंगे। तो मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में हम कर लेंगे 1 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा हर्ट्ज। माइक्रो हेनरी से हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 101.4 इंटू 10⁻6 ये क्या हो जाएगा हेनरी। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस, अब हमें इम्पेडेंस का फॉर्मूला पता है। इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स टू इम्पेडेंस इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है। चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी FR इक्वल्स टू 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है LC। ठीक है, L पता है अपने को, C निकालना है, F की वैल्यू पता है। तो C को यहां से रिलीज करेंगे तो FR का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो F का क्या हो गया स्क्वायर, FR की जगह मैं सिर्फ F यूज करता हूं। F का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा LC, अंडर रूट का स्क्वायर कैंसल। तो C हम यहां पर लेके जाएंगे तो C इक्वल्स टू 1/16 पाई स्क्वायर इंटू L और ये क्या हो जाएगा इंटू F स्क्वायर। 1/16 पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर इंटू L की वैल्यू 101.4 इंटू 10⁻6 इंटू F की वैल्यू 1 इंटू 10⁻6 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आप कैलकुलेट करके देखो एक बार पॉज करके। एज पर बुक ये आंसर आता है, आप लोग कैलकुलेट करोगे इसको, मैंने बुक से लिख दिया है। तो इस आंसर के हिसाब से 2.498 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻12 आता है। इन्होंने बोले थे कि कैपेसिटेंस तो फाइंड आउट करो कैपेसिटी, लेकिन किसमें पीको फैरेड में, और पीको का मतलब होता है 10⁻12। तो हम क्या करेंगे ये एज इट इज रखेंगे और ये 10⁻12 मतलब ही पीको फैरेड होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2.498 इंटू 10⁻2 ये क्या हो गया पीको फैरेड में हो गया। अब चाहे तो ये 249 कर सकते हो, 249.8 पीको फैरेड ये क्या हो गया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। एक सॉल्ट न्यूमेरिकल भी है वो भी हम कर लेते हैं। ये 100 मिली हेनरी इंडक्टर दिया है, कितना दिया है 100 मिली हेनरी दिया है, मिली बोला है। ठीक है, मिली मतलब क्या होता है इंटू 10⁻³ क्या हो गया हेनरी। 100 मतलब 10⁻2 और ये कितना हो गया 10⁻³ हेनरी प्लस 2 -3 कितना होगा -1 10⁻⁻1 हेनरी। फिर एक 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर दिया है 25 माइक्रोफैरेड मतलब 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड एंड 15 ओहम रेजिस्टेंस दिया है 15 ओहम का आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ये सब सीरीज में कनेक्ट किया है टू 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। कैलकुलेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। इंपेडेंस फाइंड आउट करना है, इंपेडेंस मतलब Z फाइंड आउट करना है। तो Z इंपेडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। अब रिजोनेंट सर्किट बोल दिया है तो रिजोनेंट सर्किट में XL और XC कैसे होते सेम, इसलिए XL माइनस XC का आंसर कितना रहेगा यहाँ पर 0 क्योंकि रिजोनेंट सर्किट बोला है। तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस इन दोनों का आंसर 0। तो Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर, तो Z इक्वल्स टू सिर्फ क्या हो जाएगा R और R की वैल्यू कितनी दिया है 15 ओहम, ये हो गया 15 ओहम। तो Z की वैल्यू निकल गई। करंट एट रिजोनेंस, करंट की वैल्यू पूछा है, करंट एट रिजोनेंस करंट इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस मतलब इस केस में क्या हो जाएगा इंपेडेंस। ठीक है, तो E अपॉन Z
तो ईएमएफ कितना दिया है 120 वोल्ट, 120 ये वोल्टेज जो दिया है वही ईएमएफ है, सोर्स बोल दिया है। और जेड कितना आया 15, ये हो गया 15। तो करंट की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल हो रही है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट की वैल्यू अवेलेबल है। फिर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ LC। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया था सोर्स की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ L 10⁻⁻1 और इंटू C 25 इंटू 10⁻⁻6। जब ये आप कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो एज पर बुक में इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ये 4 पाई नहीं, ये ट्वाइस पाई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एज पर बुक आती है 100.6 मेगा हर्ट्ज। ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है।